वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। और इस कंपाइलेशन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार आपको देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि आप कम से कम समय में आप अधिक से अधिक जो है परीक्षा में इसका लाभ ले सकें। तो इसका सीरीज जो है आपकी कुछ दिन तक लगातार चलेगी, इसको जरूर आप ज्वाइन करें। और हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं या कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ चालू करते हैं। मैं आज आपका रिस्पांस देखूंगा, देन उसके बाद हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा आज आपको जल्दी से कराने का प्रयास करूंगा। जल्दी से कहने का तात्पर्य यह है कि कम समय में अधिक से अधिक जो है चीजें आप ग्रैब कर पाए, क्योंकि आशा है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है, पहला प्रश्न है कि समावेशन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो समावेशन से तात्पर्य यह होता है कि सभी को इंक्लूड करना ना। अब चाहे बच्चों की बात हो, चाहे एक सामाजिक वर्ग की बात हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। पहला है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तो जाहिर सी बात है पहला विकल्प ही सही है यहाँ पे, यानी कि सभी बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से आए उनका समान महत्व देना ही समावेशन है। दूसरे विकल्प प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग बताइएगा, मैं और भी टाइम दूंगा यदि पूरे ऑप्शन पढ़ूं, आपको समझाऊंगा एक ऑप्शन, उसके बारे में भी आपके सजेशन में चाहूंगा। तो यहां पे देखिए प्रश्न 2 है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ये भी देखिए समावेशन से है, और जब विविध पृष्ठभूमि के बच्चे समावेशन में रहेंगे ही रहेंगे तो उसमें विविधता होगी ही होगी। तो यानी कि इसमें से कौन सा विकल्प है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि गलत है, समावेशन के खिलाफ। तो आप देखेंगे विकल्प को देखें तो विद्यार्थियों को पहचानना और उनका सम्मान करना, यानी विद्यार्थियों को बराबर रिस्पेक्ट करना, जैसा कि पहले होता था डांटते फटकारते थे, वो नहीं होना। ठीक है, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देना, शिक्षण की सामग्री में विविधता लाना और कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करना। तो आपको ये बी वाला जो विकल्प है कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रायोरिटी आप देंगे जो डोमिनेंट ग्रुप होंगे तो इससे क्या होगा कि सामाजिक जो वंचित वर्गों के बच्चे आएंगे उनके विकास और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा और उनकी भावनाएं दब जाएंगी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सही विकल्प इसमें आपको उत्तर होना चाहिए वो बी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़े तो सार्थक यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग में अगर आप देखें तो इसमें जो विकल्प हमारे सामने हैं उन विकल्पों को अगर हम ध्यान रखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, यानी कि कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाना, बच्चों के विचारों के अनुभव को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना और ऐसे उदाहरण बच्चों को देना जिससे वो संदर्भ नहीं रखते हों। तो सीखने के लिए आप देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज, अगर बच्चे जो जानकारी से अपना संपर्क नहीं रख पा रहे हैं वो उनके लिए बिल्कुल भी उससे अटैच नहीं कर पाएंगे। जानकारी को आप सेग्रीगेटेड करके इंफॉर्मेशन में देंगे, डिस्कनेक्टेड देंगे तो भी बच्चे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। बच्चों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना, ये ऑप्शन आपको सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, तो देखिए बच्चों में प्रतिस्पर्धा होनी जरूर चाहिए लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हेल्दी लिखा नहीं है। और कंपटीशन से क्या होगा कि कोई प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, कोई तृतीय आएगा, जिसमें बच्चों में हीनता की भावना भी आ सकती है उसमें अच्छा मार्क्स ना लाने पे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बी होगा कि गिव स्पेस चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यानी कि जो उनके अनुभव हैं उनको महत्व देना और उसी के आधार पर उनको सिखाने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 4 है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यों पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि भाई बचना चाहिए का मतलब यहाँ पे कि एक विकल्प यहाँ पे गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो विभिन्न, आप देखेंगे कि विभिन्न उप संप्रत्यों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। ठीक है, एक्टिंग द आउट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन वेरियस सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो उप सब कॉन्सेप्ट है उनके बीच में रिलेशन स्थापित करना।
संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बताना, ठीक है, बनाना, यानी कि जो भी चीजें समझाई जा रही है उसके उदाहरण और उससे जो संबंधित चीजें और जो संबंधित नहीं उसको बताना। इसमें आता है कि अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। और डी वाला है कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। देखिए इसमें ऐसे तरह के प्रश्नों में उत्तर ढूंढने में समस्या होती है, लेकिन आप देखेंगे कि किससे बचना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे कि बच्चों को अगर बोर्ड पे लिखने के लिए बोल देंगे और नकल करने से, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा ना, तो इससे एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें आपको इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है कि प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, ठीक है, प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। यहाँ पे विकल्प हम देखेंगे, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये मूल बातों को सहज समझ का यहाँ पे जो है अभाव होता है, कहना चाहते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, प्रतिभावान विद्यार्थियों की बात करें, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर होता है उनकी बात कर रहे हैं। खासकर जो प्रतिभावान बच्चे बोले थे, मैंने एक दिन आपको बताया था कौन किस कैटेगरी में आएगा, तो जिनकी बुद्धि लब्धि, ठीक है, वो यानी कि आईक्यू लेवल 130 के ऊपर होगा उनको प्रतिभावान बोला जाएगा। और इसमें जो सही उत्तर आपका होगा कि वो जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो जल्दी सीखने के लिए जो है वो हमेशा बहुत अच्छे से जानकारी को सही तरीके से ग्रहण कर लेते हैं और अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखें तो यहाँ पे है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो पहला है कि जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, दूसरा है जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके सी है कि उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, और डी है कि जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत आसानी से आप समझेंगे कि पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों को जो ये पीडीएफ अपने आप पीछे क्यों भाग रही, किस तरह से पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। देखिए दो चीज याद रखिएगा, पहली चीज तो बच्चों का अनुभव महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक संदर्भ से यानी कि बच्चों को सिखाने का प्रयास हमेशा उस तरह से करना चाहिए जो जिसको वो समझ पाए, जिससे वो कनेक्ट कर पाए और जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। जैसे मान के चलिए कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको अगर कोई चीज समझा रहे हैं हम कि जैसे ये हुआ कि बच्चों को आजकल मारना पीटना ठीक नहीं है, तो हम एग्जाम्पल देंगे कि गांव में ये चीज देखते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा मार पीट खाते थे, बच्चों को डराया जाता था कि डर के कारण भी कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ी होगी। तो अगर वो एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ में आए, लेकिन मैं कोई यूएसए का या कहीं ऐसा एग्जाम्पल दूं जो जिससे आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि अगर कोई विद्यार्थी है और कोई उत्तर दे रहा है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विलंबित नकल, आत्म केंद्रीयता, अधिसंज्ञान और अधि औचित्य, ठीक है, अति औचित्य। तो इसमें जाहिर सी बात है कि उसको संज्ञान से ही लेके जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा अधिसंज्ञान, क्योंकि इस बात पर ये संकेत करता है कि भाई बच्चा उस पर विचार कर रहा है और उसको समझने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है, यानी कि क्रम रूप से स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं तो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। कलन विधि यानी एल्गोरिदम बोला जाता है, स्वशोधन प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण या स्मृति सहायक विधि बोला जाता है। तो इसका जाहिर सी बात है जब कोई एल्गोरिदम ही फॉलो करते हैं आप, तभी स्टेप बाय स्टेप जो है आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चीजों को अचीव कर पाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है, एल्गोरिदम यानी कि कलन विधि। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बनती है, यानी कि वो प्राउड कब फील करते हैं। जब असफलता का कारण स्वयं को मानने लगते हैं, जाहिर सी बात है असफल होने पर कोई गर्व नहीं फील करेगा। असफलता का कारण दूसरों को मानेंगे तब भी गर्व की बात नहीं है, ये तो टालना होता है, अपनी जिम्मेदारी ना लेना। सफलता का कारण स्वयं पर निर्भर हो माना जाता है, तो यही होता है, ठीक है। तो जब आप खुद सफलता, जो आप मेहनत करते हैं उससे सफलता मिलती है, कोई भी जीवन में काम करते हैं, तो आप गर्व
महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ठीक है, ये भी कुछ वैसे ही है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो आप जो है उसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बी वाला पढ़ते हैं कि मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचना चाहिए। भाई ये तो बिल्कुल नहीं, दंड से बचने के लिए तो क्या ही पढ़ाई करना ना। आंतरिक प्रेरणा, अभी प्रेरणा या प्रेरणा आप समझ रहे हैं, मोटिवेशन से संबंधित है यहाँ पे। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए, चलिए इसको सही मानते हैं। अभी मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व, तो प्रभुत्व कभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रतियोगिता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। यानी कि कॉन्सेप्ट के लिए जो है, डेवलपमेंट के लिए, अगर जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तभी जो है आप पढ़ाई का सही तरीका आपके पास नहीं होगा। ठीक है, आपके पीछे जो प्रेरणा होनी चाहिए वो जरूर उस चीज पे काम करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोग नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ, यहाँ पे समझिएगा टैपिओका, ठीक है, टैपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। इसका सही उत्तर केरल होगा। टैपिओका एक क्या कहते हैं, साबूदाना, ठीक है, साबूदाना ही है वो एक प्रकार का, तो उसके जैसा ये लोग खाना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, अब इस प्रश्न में अगर आप देखें तो मानव पोषण के संबंध में जो ये स्वांगीकरण की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि देखिए विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा। पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, ये हुआ। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, या फिर पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, और डी है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता, वह बृहदांत यानी कि जो बड़ी आंत होती है वहां भेज दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, साइंस का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है कि पचा हुआ जो पदार्थ होता है वो शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग किया जाता है। यही आपका जो है क्या होता है, स्वांगीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकतम या अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से, उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ये पूछना चाह रहे हैं प्रश्न नंबर 13 में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पश्चात खेती बंजर हो जा रही है। वहाँ पे जो हमारी जो बेसिक इंडियन आप देखेंगे, और जो अपना भारतीय क्षेत्र है, किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या एनपीके की है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सॉरी पोटास है, पोटेशियम नहीं होगा, एनपीके में पोटास होगा। तो इसकी जो है आप उर्वरक के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी जो कमियां हैं उससे खेतों में ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं। इसलिए साइक्लिक खेती भी कई बार जहाँ की जाती है, कुछ ऐसे पौधों को भी उगाया जाता है जो अगले फसल के लिए उपयोगी हों। ठीक है, तो आप समझिए इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। प्रश्न नंबर 14 है कि पर्यावरण के अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण के में अगर आप देखें तो गृह अधिविन्यास का जो इसमें आप देखेंगे कि उद्देश्य है, विकल्प देखिए, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी गई कल्पनाओं में दक्षता, और डी है कि सीखने का विस्तार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, जाहिर सी बात है, पर्यावरण में गृह अधिविन्यास का सीधा सा मतलब है सीखने का विस्तार होगा। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं हैं? जाहिर सी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल शिक्षा की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन हैं, मैं आपको सीधा सा कारण बताता हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए भी है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जनरली जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है कि एनवायरनमेंट चीज़ों को समझाया जाता है मैप वगैरह के माध्यम से। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि कुछ गणितीय भाषा और भाषा कौशल को भी समझाया जाता है, चीज़ों की समझ अच्छी होनी चाहिए। बच्चों के पास बेसिक ये भाषा और गणित जो इससे संबंधित ज्ञान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अलग करके रखा जाता है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलें तो पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार
और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं भाई जो भी स्टूडेंट हैं आसपास की चीज़ों को सीखने के लिए वो उनको अपने आसपास के लोगों की जो है सहायता लेनी पड़ती है, तो इसका पीछे का कारण क्या है। तो आप इसको समझिए कि भाई अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको सीखने के लिए क्या करना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपने चेक कर लिया होगा। अब यहाँ पे सही उत्तर मैं बताता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सोशल कल्चर विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं और उनको जो सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, आप देखेंगे कि वहीं से सब कुछ सीखते हैं ना, तो इसीलिए वहां से परामर्श समुदायों से सीखना आवश्यक है। पर्यावरण है वह हमारा जो परिवार ही होता है, वही जो है प्राथमिक स्तर पे हमारी सामाजिक समझ को बढ़ाता है। तो इसमें जो आपका होगा कि अधिगम लर्निंग का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो इसका सही उत्तर सी है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा जो कहते हैं कि आवश्यक चरण है। ठीक है, विकल्प को देखिए। सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सीखने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना या संकल्पना मानचित्र बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर हैं कि इसमें देखिए ईवीएस यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज की जो बात हो रही है, पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु कौन सा आवश्यक चरण है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट मैप जो होता है इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका जो सही विकल्प होगा और इसका सबसे आवश्यक चरण जो है यही है कॉन्सेप्ट मैप के संबंध में, यानी कि संकल्पना मानचित्र बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, कार्यपत्रक के क्षेत्र द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। ठीक, उसके बाद विद्यार्थियों को अगले स्तर में भोजन के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना। सी है कि पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेना। और डी है कि अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 18 है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े विकल्प दे रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न आप समझिए कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए आकलन का बढ़िया एग्जाम्पल कौन है। तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। देखिए अभी भी हमने मैपिंग और कॉन्सेप्ट को पीछे देखा था, उसी से संबंधित प्रश्न है, इसका ए ही सही होगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ आते हैं कि एक प्राणी उद्यान में, ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है कि प्राणी उद्यान में जाने पर बच्चे जाते हैं तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने क्या बताया बच्चों को कि प्राणी उद्यान के जानवरों को खाने की आदत, कैसे उनके लक्षण हैं, आकार, रंग आदि के बारे में जानने के लिए कहा। तो बोलते हैं कि इससे कौन सा कौशल डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद ही देखेंगे कि जो प्रश्न नंबर 19 है इसमें आप पॉज करके सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, मैं सही उत्तर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो 19 में आप देखेंगे कि भाई ये अवलोकन होगा, प्रश्न पूछेंगे कि संवाद होगा, प्रश्न पूछेंगे वर्गीकरण मापन संवाद होगा, या इसमें से कौन सा होगा। इसका जो सही उत्तर है मैं बता रहा हूँ सी होगा, क्योंकि अवलोकन होगा, देखेंगे उसके बारे में टीचर से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, खुद का भी अपना समझने का प्रयास करेंगे, संवेदनशीलता देखेंगे, खाते हैं कैसे रहते हैं और भी चीजें, और बच्चों से आपस में संवाद करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, वहां पे क्या था। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर विकल्प होगा। आपको थोड़ा सा इसमें कल्पनाशीलता भी लानी पड़ेगी बच्चों के साथ। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न मैं पहले कई बार करा भी चुका हूं, लेकिन बात यही आती है कि थोड़ा सा अलग स्तर का है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो विकल्प है कि जल, सामग्री, मौसम और जानवर। ठीक है, वाटर, मटेरियल्स, वेदर एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा जल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया था कि 6 थीम होते हैं प्राथमिक स्तर पे। कौन कौन से? परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, जल, ठीक है, यात्रा और वो चीजें जो हम बनाते हैं। कई बार ये प्रश्न में अलग अलग जो विकल्प हैं इसके परीक्षा में आ चुके हैं, जिस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चिंतन की बात हो रही है। तो पहला विकल्प है कि हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। क्या होगा कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है, या बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण के बारे में। ठीक है, आप देखिए सारे एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रश्न पे एक बार फिर से जाइए कि एनवायरमेंट अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक
कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों को चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उत्तर तो कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पहला है कि हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। अब यहाँ पे उच्च स्तरीय चिंतन की बात करेंगे तो ये सिर्फ भोजन से संबंधित है, ठीक है। सीधा सा आप सोचेंगे कि जमीन में क्या पाया था, बच्चे समझ जाएंगे। क्या होगा कि अगर बी वाला विकल्प देखें तो इसमें ये चीज सामने आती है कि भैया क्या होगा कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल डीजल ना हो। तो ये एक गहन चिंतन का विषय है और बच्चों को बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो कैसे बना पेट्रोल डीजल कहाँ से निकलता है, फिर उससे एनर्जी कैसे बनती है, गाड़ियाँ चलती, गाड़ियाँ नहीं चलती तो आज क्या होता, या फिर उसका कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो ये ऐसा विकल्प है जो ज़्यादा सोचने पे आपको मजबूर करेगा। बाकी ये भी एक एकल कॉन्सेप्ट है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में भी एक छोटा सा शॉर्ट्स मैंने डाला है, उसमें आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी कराया था, तो उसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको फिर से बेस्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।